दोस्तों, हम शुरू करना चाह रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण कुछ नहीं है, बहुत आसान चैप्टर है, सबसे आसान चैप्टर है, सबसे ज्यादा मजा आने वाला चैप्टर है। इससे ज्यादा मजा बहुत कम चैप्टर में आता है और ये बहुत ही बढ़िया और आसान चैप्टर है। मैं आप में आपको इसमें बता दूं। दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो का मतलब पूरी दुनिया जानती है। चर, चर का मतलब होता है वेरिएबल। इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल। इंग्लिश भी जानना जरूरी है क्योंकि मॉडर्न युग में इंग्लिश काफ़ी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि जीवन नहीं चलेगा, लेकिन बहुत अच्छा जीवन चलाने के लिए इंग्लिश जानना बड़ा आवश्यक है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण यानी कि वेरिएबल। वेरिएबल मतलब किसको बोलते हैं? जिसका मान बदल सकता है। एक्स वाई जेड। कुछ लोग ये वीडियो देख करके लगेगा कि ये तो हम सब जानते हैं क्या पढ़ा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं जानते हैं। उन लोगों को भी बताना बहुत जरूरी है। 100 की भीड़ में एक भी बच्चा अगर पीछे छूट जाता है तो वो टीचर का ड्यूटी पूरा नहीं होता है। तो इसलिए हम बताना चाहते हैं कि चर मतलब सिंपल समझ लीजिए कि जिसका वैल्यू बदल सकता है, जिसका मान बदल सकता है, जैसे कि एक्स वाई जेड एबीसी कुछ भी हो सकता है। और अचर किसको बोलते हैं? अचर, यानी कि इसको इंग्लिश में कहा जाता है नॉन वेरिएबल। ये नोट्स बनाते रहिए आप लोग, क्योंकि ये सब चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर अचानक से आप लोग हायर क्लासेस में जाएंगे, चीज़ों को सुनेंगे तो समझ में नहीं आएगा। लेकिन अभी अगर आप सुन लेंगे, आपके कानों में एक बार गुजर जाएगा, तो वहां पर जब सुनेंगे तो आपको लगेगा हाँ कुछ कुछ सुना हुआ है, चीजें आसान लगेंगी। जैसे एक आदमी आपको एक बार मिल जाए और दूसरी बार जब मिलता है तो आपका दिमाग सोचता है कि ये तो कहीं मिला है, इसे तो मैं कहीं जानता हूँ, तो उस पर जोर डालने का मन करता है, दिमाग सोचता है। फर्स्ट टाइम दिमाग सोचता नहीं है। तो ये नॉन वेरिएबल मतलब अचर, जिसका वैल्यू बदल नहीं सकता है। जैसे दो है, इसका वैल्यू कभी नहीं बदलेगा। तीन है, इसका वैल्यू कभी नहीं बदलेगा। 100 है, इसका वैल्यू कभी नहीं बदलेगा, हमेशा 100 ही रहेगा। तो ये दो चर वाले। अब अगर चैप्टर को समझने से पहले उसका नाम क्यों रखा गया है, उसके नाम के पीछे का कुछ कारण होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है रैखिक। रैखिक का मतलब होता है लीनियर। इंग्लिश में इसको बोलते हैं लीनियर। मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में बढ़ा के चलता हूँ, क्योंकि आपको सिर्फ 10वां क्लास पास करवा देना मेरा टारगेट नहीं है। आप हायर एजुकेशन में जाकर के जीवन में सफल बना देना आपका, कि आप भारत सरकार के किसी कार्यालय में एक अधिकारी, एक कर्मचारी बन करके बैठे और एक भारत का अच्छा नागरिक भी बन सके। तो रैखिक, रैखिक मतलब लीनियर, और लीनियर का मतलब आप समझ लीजिए जिसका घात कितना हो, एक हो, उसको कहेंगे रैखिक। एक रेखा और समीकरण आप सभी लोग जानते हो। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेशन, समीकरण। और युग्म, युग्म का मतलब पेयर होता है। ये आपके गणित से संबंधित नहीं है, लेकिन इसको जान लेना बहुत जरूरी है अगर जीवन में सफल होना है तो। तो मैंने अभी बता दिया दो चर वाले रैखिक समीकरण, यानी कि इसमें दो चर होंगे। जैसे मान लो कि दो चर है, एक एक्स और प्लस वाई बराबर 15। तो देखो यहाँ दो चर हो गया, एक एक्स हो गया, एक वाई हो गया। इसका पावर हमेशा एक है, कुछ नहीं लिखा है तो पावर एक है। और अगर इनको मैथमेटिकल, जो दोनों चर हैं, इनको मैथमेटिकल ऑपरेशन से जोड़ दिया जाए तो एक समीकरण बन जाता है। क्या बन जाता है? हम इसको लिख सकते हैं कि दो चरों को गणितीय संक्रियाएं, गणितीय संक्रियाएं यानी कि इसको इंग्लिश में बोलेंगे मैथमेटिकल। और क्या बोलेंगे? ऑपरेशन, गणितीय संक्रियाएं, मैथमेटिकल ऑपरेशन। और कुछ लोग सोचेंगे ये मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या है? सॉरी। मैथमेटिकल ऑपरेशन का मतलब ये हुआ, जो आप सिंपल समझो एकदम बिल्कुल देसी भाषा में, प्लस माइनस गुणा और भाग।
मोटा मोटा इनको बोलते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन, गणितीय संक्रियाएं। तो समीकरण का परिभाषा आप समझ लो कि जब दो चरों को गणितीय संक्रियाओं के माध्यम से कंबाइन कर दिया जाए, संयुक्त कर दिया जाए, तो एक समीकरण का निर्माण हो जाता है। अब यहाँ दो, चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण, अर्थात दो चर होंगे जिनका घात एक होगा तभी वो रैखिक कहलाएंगे, और उनको एक ऑपरेशन के द्वारा जोड़ दिया जाएगा तो समीकरण का निर्माण हो जाएगा। अब अगर इतना आप समझ गए हैं तो समझ लीजिए आपका ये चैप्टर खत्म हो गया, कुछ भी नहीं है। मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ आपको, ये चैप्टर खत्म के बराबर है। आप जब जब भी देखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो सिंपल समझ लीजिए घात एक होगा, यानी कि समीकरण ऐसे होगा, सपोज दैट 4x प्लस 15y बराबर 17। ये क्या लिखा है? ये जस्ट 17 लिखा हुआ है। ठीक है, ये क्या लिखा है? 17। ये 17 लिखा हुआ है। अब इसको सिर्फ और सिर्फ आपको एक कंपैरिजन करना है। इसको आप मान लीजिए, एक है a1x प्लस b1y बराबर c1। ये मान लो a लिखा हुआ है कि h तो हमेशा सेम रहेगा, y हमेशा सेम रहेगा। a1 के जगह पे कोई गिनती आ सकती है, b1 के जगह पे कोई गिनती आ सकती है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, c1 के जगह पे कोई गिनती आ सकती है। ये समझ लो। अभी बताता हूँ कि ये मैं क्यों बता रहा हूँ। एक दूसरा समीकरण है, मान लो कि ये एक समीकरण है 9x माइनस 16y बराबर 38। तो ये एक समीकरण ये हो गया। अब इसको तुम नाम दे दो, मैंने उधर a1 इसलिए दिया ना क्योंकि इसको मैं दूंगा a2x माइनस b2y और बराबर c2। ठीक है। अब ये दो समीकरण हो जाएंगे, क्योंकि आपको सुनने में ऊपर चैप्टर का जो नाम है वो है युग्म, यानी कि पेयर। तो यानी कि दो समीकरण हमारे पास होना चाहिए, तो दो समीकरण हो जाएगा हमारे पास। अब दो समीकरण जब हो जाएगा तो एक समीकरण एक रेखा को रिप्रेजेंट करती है। ये चीज नोट करो कि मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये इधर अपने नोट्स में लिखो कि एक समीकरण एक रेखा को एक रेखा को प्रदर्शित करती है। अब एक रेखा को प्रदर्शित करती है तो दो समीकरण दो रेखा को प्रदर्शित करेंगे। सिंपल आप ये समझो कि ये जो दो रेखा है, ये दो रेखा मैं आपको बताता हूँ। ये सब जो लिखा हुआ अपने किताब में आप पढ़ते रहो, इन सब से कुछ मीनिंग नहीं है। मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको सारा चीज समझा देता हूँ और यही सारा मैथ खत्म हो जाएगा। मैं ये बता रहा हूँ कि दो समीकरण हैं, यानी कि इस चैप्टर में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म, यानी कि एक रेखा होगा, एक दूसरा रेखा होगा, तो ये दोनों रेखा एक लाइन में होंगे। ये हो सकता है दोनों रेखा एक दूसरे के समानांतर हो। समानांतर मैंने ये लिखा, देखो भी तुम्हारा बहुत चीज क्लियर कर देता हूँ। समांतर, समांतर का मतलब क्या होता है? समान अंतर, यानी कि इनके जो बीच में ये गैप है ना, ये हर जगह बराबर है, सेम गैप है, तो इसको बोलते हैं समांतर। तो अगर दो रेखाएं समांतर हो सकती हैं, या दो रेखाएं क्या होती हैं, एक रेखा ऐसे है और दूसरी रेखा ऐसे है कि इसके बीच का गैप कम होता जा रहा है, तो इन रेखाओं को जब आगे बढ़ाओगे ऐसे आप ऐसे ऐसे बढ़ाओगे, इसको ऐसे मन में ऐसे बढ़ाओगे तो एक पॉइंट पे काटेंगी। जिन पॉइंटों पे ये रेखा काटेंगी, ये पॉइंट को क्या बोलेंगे हम? प्रतिच्छेद बिंदु। दो रेखा जहां काटेंगे उसको क्या बोलेंगे? प्रतिच्छेद बिंदु। दो रेखा समांतर हो सकती हैं, या दो रेखा प्रतिच्छेदी हो सकती हैं, या फिर दो रेखा क्या है कि एक रेखा ये है
और ये जो दोनों दो समांतर रेखा थी, ये समांतर रेखा इसकी समानांतर तो है, लेकिन जीरो डिस्टेंस है, मतलब ये दूसरी रेखा भी इसी के ऊपर है। इसी के क्या है, ऊपर है, समझ लो कि इसको जो है बोलते हैं समपाती रेखा। क्या बोलते हैं, समपाती रेखा। कुछ नहीं है, तीन ही चीज तुम समझ लो। तीनों चीज का मैं बता देता हूँ कि इतना तुम्हें फायदा करेगा कि तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब मैथ में क्या है, कंसेप्ट है। कंसेप्ट जिसका क्लियर हो गया वो मैथ का बादशाह कहलाता है। जिसका कंसेप्ट नहीं क्लियर हुआ वो रटता रहता है और एग्जाम में कर भी नहीं पाता है। मतलब 40-50 नंबर तो पा जाता है, वो तो कोई भी पा जाता है। उसको हम पाना नहीं बोलते हैं, क्योंकि तो ये, अब हम आते हैं समांतर रेखा। और किसी समीकरण का हल, ये तीन रेखाएं क्या होंगी, समांतर हो सकती हैं रेखाएं, या फिर किसी एक बिंदु पर कट करेंगी, यानी कि प्रतिच्छेद करेंगी, या फिर वो रेखाएं संपाती हो जाएंगी, मतलब एक दूसरे के ऊपर समझ लो, देसी भाषा में लद जाएंगी। एक दूसरे के चिपक, इतनी चिपक जाएंगी कि उनके बीच में कुछ डिस्टेंस नहीं बचेगा, ठीक है। तो ये हो गया संपाती। अब बता देता हूँ, दो समीकरणों का हल, ये नोट में लिख लो आप। लिख लो कि दो समीकरणों का हल तभी संभव है जब वह एक दूसरे को काटती हों। ठीक है, तो अब देखो, ये ऐसे बहुत सारे आपको समीकरण मिलेंगे हमारे, जिसमें आप देखते ही बता दोगे कि इनका कोई हल नहीं है, क्योंकि जब काट ही नहीं रही है। मैंने आपको क्या बताया कि दो समीकरणों का हल तभी संभव है जब वह एक दूसरे को काटती हैं। अब अगर कट नहीं कर रही हैं तो उनका हल ही नहीं होगा, और अगर हल नहीं होगा तो आगे हम आपको बताते हैं क्या क्या कंडीशन हो जाएगा। सिर्फ आप कापी कलम में नोट करते जाओ, मेरी बातों को ध्यान से सुनते जाओ। इतना आसान कर दूंगा कि आपको क्या ही बताऊं। तो समानांतर, समानांतर मतलब ये दो, ये कट नहीं कर रही हैं। अब कट नहीं कर रही हैं तो मतलब इनका कोई हल नहीं होगा, ठीक। नहीं, दो अगर रेखाएं समानांतर हैं, कोई हल नहीं होगा। इसको लिखो, कोई हल नहीं होगा। रेखाएं समांतर हैं तो कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। अब ये देखो, ये एक बिंदु पर काटती हैं, तो एक बिंदु पर अगर काटेंगे तो एक इसका हल होगा, और एक हल होगा मतलब अद्वितीय हल होगा। इसका क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। किस केस में, ये इस केस में क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। अब ये रेखाएं एक चिपकी हुई है एक दूसरे से, मतलब ये पता नहीं कितनी जगह पे एक दूसरे को काट रही है, मतलब चिपक रही है। ये एक एक जगह पे चिपकी ना, तो इसका एक हल हुआ, मतलब अद्वितीय हल हुआ। एक हल मतलब यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं, एक यूं लिखा है। ये देखो, ये आ गया, थोड़ा सा चला गया था, ठीक है। ये आ गया, मैं इधर दिखाता हूँ मैं आपको। ये यू सही से नहीं लिख गया, ये बता देता हूँ। ये क्या है, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, आप लोग बताओ। इसको यू, अद्वितीय हल मतलब यूनिक हल, यूनिक सॉल्यूशन। कुछ लोगों को पता होगा, लेकिन मुझे तो सभी बच्चों को साथ में लेके चलना है। और जिसका कुछ डाउट, किसी को दो तीन टाइप के लोग होते हैं, एक को बिल्कुल पता होता है, एक जो थोड़ा पता होता है लेकिन कुछ कुछ डाउट होता है, एक को बिल्कुल नहीं पता हो। तो इसमें दो लोगों का फायदा होता है, जिसको बिल्कुल नहीं पता है उसका क्लियर, उसको पता हो जाता है, जिसको थोड़ा डाउट होता है उसका क्लियर हो जाता है। इसलिए मैं तीनों लोगों को साथ में लेके चल रहा हूँ।
अब मैंने बताया था कि प्रतिच्छेद बिंदु यानी कि यूनिक सोल्यूशन, एक पॉइंट पे काटा यानी कि यूनिक सोल्यूशन हो गया। अब ये कितने पॉइंट पे काटा है? रेखा संपाती है, समपाती मतलब चिपकी हुई है, ठीक है। एक साथ है, सा मतलब साथ ना, पाती मतलब साथ साथ पाया जा रहा है, ऐसे तुम याद कर लो, समपाती मतलब साथ साथ पाया जा रहा है। ये कोई तरीका नहीं है, न संपाति का ये मतलब होता है, लेकिन तुम्हें याद करना है, एग्जाम में सोल्यूशन देना है ना। तो समपाती मतलब साथ साथ पाए जाने वाली रेखा। तो अब ये चिपकी हुई है, तो कितने जगह पे एक दूसरे को काट रहा है कोई बता ही नहीं सकता है। अब जिसको मतलब बहुत ज्यादा जगह पे काट रहा है एक दूसरे को, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोल देते हैं कि अनंत, इसका अनंत हल है। क्या है इसका? अनंत हल है, यानी कि अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? मेनी सॉल्यूशंस। ठीक। अब मैं बच्चों आपको समअप कर देता हूँ। मैंने अभी आपको क्या बता दिया कि दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले जो रैखिक समीकरण होंगे वो आपको मैंने इधर बताया, ये कि दो समीकरण है, और एक दो चर वाले रैखिक, रैखिक मतलब एक घात, ये एक घात है, सब जगह एक घात है, दो चर है इसमें, एक्स और वाई है, और उसमें अचर रहेगा। तो ये समीकरण का फॉर्मेट हमेशा इस तरीके से रहेगा, a1x प्लस b1y। फॉर्मेट मतलब उनका तरीका, जैसे आदमी का फॉर्मेट क्या होता है? सिर होता है, फिर नाक होता है, मुंह होता है, हाथ होते हैं, पैर होते हैं, वो फॉर्मेट हो गया। ऐसे इसका फॉर्मेट ये होता है कि a1x मतलब कोई चर आएगा, प्लस माइनस कुछ भी आ सकता है यहाँ, फिर b1y कोई चर आएगा, y आएगा, बराबर c1 कोई कांस्टेंट आएगा, तो ये समीकरण हो जाएंगे। अब ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है। अब इनके इन समीकरणों को इस चैप्टर में तुम्हें सिर्फ और सिर्फ यही करना है कि कितने हल हो सकते हैं या हल के बारे में बताना है। तो अब ये दो, एक समीकरण एक रेखा को निरूपित करता है, ये भी बात मैंने लिखवा दी है। एक समीकरण एक रेखा को प्रदर्शित करता है, तो यहाँ हमारा हम दो रेखा के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर जो दोनों रेखाएं हैं अगर उन खींचोगे कहीं, तो वो हो सकती हैं दोनों समानांतर हो, या फिर दोनों के सब दोनों समांतर ना हो। तो अगर इसको इधर बढ़ाओगे तो उनका गैप फैलता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, लेकिन अगर इनको इधर बढ़ाओगे तो ये जाके कहीं ना कहीं चिपक जाएंगी। जिस पॉइंट पे चिपकेंगी वो प्रतिच्छेदी बिंदु हो जाएगा, और फिर से आगे बढ़ जाएंगी, फिर गैप बढ़ता चला जाएगा, यानी कि ये रेखा एक ही पॉइंट पर ही काटेंगी और कहीं नहीं काटेंगी। और जिस पॉइंट पे ये काटेंगी वो प्रतिच्छेद बिंदु हो जाएगा। और एक होती है संपाती रेखा। इन तीनों कंडीशन से अलावा कोई कंडीशन हो ही नहीं सकता। कोई बोलता है कि ये कैसे, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, तो एक ही पॉइंट पे काटा ना ये, कैसे भी करोगे ये एक ही पॉइंट पे काट रहा है। तो इसका एक सोल्यूशन होगा, यानी कि यूनिक सोल्यूशन होगा। यानी कि जो दो रेखाएं हैं उनकी तीन ही कंडीशन हो सकती है, तीन ही शर्त हो सकती है, तीन ही स्थिति हो सकती है। एक संपाती रेखा की स्थिति, और एक जो कट करते हैं, और एक समानांतर। समानांतर कहीं टच ही नहीं करते हैं, इसलिए इनका कोई सोल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि जो कट नहीं करेगा उसका हल निकल ही नहीं सकता है। क्योंकि हल का मतलब ये होता है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहाँ छू रही हैं, छू ही नहीं रही हैं, तो हल कैसे होगा? नहीं होगा हल। और दूसरा कह रहा है तो ये अद्वितीय हल हो जाएगा। एक हल है, क्योंकि इसमें जिस पॉइंट पे काट रही है डुप्लीकेट नहीं है, और कहीं नहीं मिल रहा है, वो तो यूनिक अद्वितीय हल हो गया। अद्वितीय का मतलब ये होता है कि वो वैसा और कोई दूसरा ना हो। तो इन दोनों लाइनों में और कहीं ऐसा कट मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, तो इनका क्या हो गया? अद्वितीय हल होगी। दूसरा ये हो गया अनंत, क्योंकि ये रेखाएं समपाती हैं, साथ साथ पाई जाती हैं, मतलब चिपकी हुई हैं, चिपकी हुई हैं, तो इनका कई पता नहीं कितने पॉइंट्स पर ये टच कर रही हैं, पता ही नहीं है, तो इनका अनंत हल है। ठीक है, मेनी सॉल्यूशंस इसको अंग्रेजी में कहा जाता है। अब उन तीन लाइन में कोई भी विद्यार्थी है वो जब 10वीं क्लास में पढ़ता है, आगे चल के तो वो भी होशियार हो जाता है, सब समझ जाता है। लेकिन जब 10वीं क्लास में पढ़ता है तो उसको बार बार ये तीन चीजें समझ में नहीं आती हैं। कभी कोई कह देता है कोई हल नहीं है, तो कोई हल नहीं है मतलब रेखाएं समानांतर हैं, दिमाग में छाप लो, वो कहीं टच नहीं कर रही है, उनमें प्यार मोहब्बत नहीं हो रहा है, तो कोई हल नहीं है। दूसरा क्या है कि एक जगह पर कट कर रही हैं, एक जगह पे कट कर रही हैं, तो वो प्रतिच्छेद वो बिंदु कहलाएगा, मतलब कट करने का पॉइंट कहलाएगा, और उनका यूनिक सोल्यूशन होगा। और दूसरा है संपाती रेखा, मतलब कई सारी बिंदु पर वो मिल रही हैं, कई सारी बिंदु पर, तो उनका बहुत सारा सोल्यूशन हो जाएगा। अब तीन आपने जो है इसमें तीन कंडीशन बन गया, ठीक। अब मैं पहला बता देता हूँ आपको, तीन कंडीशन हो गया, यानी कि पहला हुआ पहला क्या हुआ, इसको हटाते हैं।
पहला हुआ कोई हल नहीं है। ये क्या लिखा है? कोई हल नहीं है। दूसरा, ठीक, दूसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा कि अद्वितीय हल है, यानी कि आप लोग हिंदी में लिख लीजिएगा, मैं जल्दी से यूनिक इंग्लिश में लिख देता हूँ, यूनिक सोल्यूशन, यानी कि ये वाला अद्वितीय हल। और तीसरा कौन सा हो गया? ठीक है, एक हो गया मेनी सोल्यूशन, यानी कि अनंत हल हो गया। ठीक है, अब इन तीनों को बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, ऐसा लिखने के लिए बता देते हैं, तो जिन समीकरणों का कोई हल नहीं है, हल नहीं है, तो अगर हल नहीं है तो उनका जो युग्म है, समीकरणों का जो युग्म है, दो समीकरण है ना, अगर कोई हल नहीं है तो जो युग्म है, युग्म को क्या बोलेंगे? असंगत। अरे यार, ऐसे दो लोग हैं जिनका कोई हल ही नहीं है, उनको क्या बोलेंगे? असंगत नहीं बोलेंगे तो क्या संगत बोलेंगे? वो उनका कोई हल नहीं है, वो असंगत हैं। और जिनका कुछ ये, एक ये दोनों हैं, ठीक है, यानी कि 2 और 3, ठीक है, इनका हल है। एक का तो यूनिक सोल्यूशन है, एक का अनंत सोल्यूशन है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे संगत। इनको क्या बोलेंगे? संगत, यानी कि जो पेयर होगा, दो लाइनों का जो पेयर होगा वो संगत होगा। संगत मतलब कि उनका कुछ ना कुछ हल है, ऐसा नहीं है कि हल नहीं है। तो आप 5 चीज सीख गए, सिंपल, कि कोई हल नहीं है मतलब कट नहीं हो रहा, कहीं कट नहीं हो रहा। दूसरा, अनंत हल है, सॉरी, दूसरा है एक पॉइंट पे कट कर रहे हैं, यानी कि यूनिक सोल्यूशन है। और तीसरा है अनंत हल, मतलब संपाती रेखाएं हैं, कई सारे पॉइंट पे हैं। तो दो केस में तो सोल्यूशन निकल रहा है, चाहे एक निकले या एक से ज्यादा निकले, लेकिन सोल्यूशन तो निकल रहा है, हल तो निकल रहा है। तो हल निकल रहा है तो वो संगत हो गया, जिसका हल नहीं निकल रहा वो असंगत हो गया। साफ साफ लिख लो हिंदी में। कि तुम्हें कुछ नहीं पढ़ना है, जितना मैं बता दिया, ये 5 चीज पढ़ लो। इसके अलावा कुछ भी नहीं है, जो चीजें हैं उसमें मैं खटाखट तुम्हें बताता हुआ चला जाऊंगा। अब कोई समीकरण है, अब बता देता हूं। अब ये तो हो गया, अब इधर आ जाते हैं, थोड़ा सा जगह, क्योंकि हमको सबसे ज्यादा जरूरत है जगह की। ठीक, अब देख लो, अब आप लोगों के मन में ये सवाल आता होगा, सवाल से पहले हम बता देते हैं। दो समीकरण आपने देखा, एक देखा a1x प्लस माइनस b1y बराबर c1, एक समीकरण ये देखा, मतलब यहाँ पर कोई गणित गणित अंक आएगा, x आ जाएगा, प्लस माइनस कुछ आएगा, ठीक, b1 मतलब कुछ गणित आएगा, y आ जाएगा बराबर c1, ऐसे ये याद कर लो, ऐसे आएगा बिल्कुल। और दूसरा है a2 प्लस b2 बराबर c2, ठीक है, यहाँ पर कोई गणित आएगा, और यहाँ पर भी कोई, यहाँ पर कोई गणित आएगा, सॉरी, ये y नहीं लिखा यहाँ पर, ये बराबर c2। और यहाँ पर क्या नहीं लिखा मैंने? एक्स, ठीक। तो अब तुम्हें कैसे पता चलेगा कि कौन एक पॉइंट पे कट कर रहा है, कौन समानांतर है, और कौन चिपका हुआ है? ठीक, तो अगर ऐसा हो जाए, जैसे तूने a1 का मान निकाला, मतलब पहला समीकरण में x के आगे जो भी है a1 और बटा a2, यानी कि दूसरा समीकरण में x के सामने जो है बराबर b1 बटा b2, ये दोनों अगर बराबर आया तो क्या बोलेंगे कि ये समीकरण क्या है? समांतर है। समांतर है मतलब कट नहीं कर रहा है, कहीं छू नहीं रहा है, मतलब कोई हल नहीं है, मतलब असंगत है। एक तो ये पहला कंडीशन, ये समझ लो। अब अगर तूने निकाला a1 बटा a2 b1 बटा
P2 ये बराबर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? ये असमांतर हो जाएगा। असमांतर ये बड़ा मात्रा है, ठीक है। असमांतर, यहाँ से तुम्हें पता चल जाएगा। अब असमांतर है मतलब वो कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे कट करेगा। आप दो पेन रख लो, दोनों पेन को थोड़ा सा समांतर रखो तो पेन को आगे पीछे कितना भी बढ़ाओ कभी कट नहीं करेंगे। लेकिन असमांतर कर दिया मतलब ये कैसे, देखो ये एक लाइन ये है और ये एक लाइन ये है, ये क्या है? समानांतर है। लेकिन एक लाइन ये है और मान लो एक लाइन मैंने ऐसे खींचा, तो अब इसको ऐसे से आगे इधर बढ़ाएंगे, इसको आगे ऐसे इधर बढ़ा दिया तो ये पॉइंट पे कट कर दिया। ये क्या लाइन हो गई? ये क्या लाइन हो गई? ये हो गई असमांतर लाइन। तो असमांतर लाइन हो गई, तो मतलब इसका कोई यूनिक सोल्यूशन होगा। और यूनिक सोल्यूशन होगा, वो कैसे पता चलेंगे कि असमांतर है? अगर ये बराबर नहीं है तो, अगर बराबर है, देखो ये बराबर है ना, गैप बराबर है मतलब ये दोनों बराबर होंगे। पर ये गैप बराबर नहीं है, हर जगह घट बढ़ रहा है, तो मतलब ये बराबर नहीं है। ठीक है। ये असमांतर हो गया। अब कोई पूछ रहा है कि संपाती कब होंगे? संपाती कब होते हैं, बताते हैं संपाती कब होते हैं। तो ये ग्राफ में पूरा दिया गया है, इसमें मैं तुम्हें समझा देता हूँ अच्छे से। और जो ऊपर मैंने बात बताई है वही चीजें हैं। और देखो ये क्या है? असमान मतलब छेद, छेद करती हुई रेखाएं, केवल एक हल अद्वितीय है। वो जो मैंने बोला ना, वही सारी चीजें इधर लिखी हुई है। ये यहाँ से देखो ये ठीक, ये दूसरा। अब देखो समपाती रेखाएं। अब समझो, समांतर और समपाती में क्या अंतर है? बस यही ना, दोनों रेखाएं एक सीधी में होती हैं, एक सीध रेखाएं होती हैं। बस एक में क्या होता है, उनके बीच का दूरी जीरो हो जाता है, और जो समांतर में होते हैं बीच की दूरी होती है। तो अगर तीनों बराबर हो गया तो मतलब जब किसी, सब चीज बराबर मतलब चिपक जाएंगे, ठीक, सब बराबर मतलब चिपक गए। और अगर ये वाला बराबर नहीं है तो यानी कि दूरी दूर 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 होंगे। ठीक है, यानी एक रेखा ये और एक रेखा ये, यानी कि जो ये C1/C2 है, ये C1/C2, अगर ये दोनों के बराबर नहीं है यानी कि बीच में एक गैप है, और तीनों बराबर हो जाएंगे मतलब समपात हो जाएंगे, एक सबसे एक साथ हो जाएंगे। हमेशा बराबर वालों का साथ होता है। आप समझ रहे हो, तेज बच्चा हमेशा तेज बच्चों के साथ रहता है, तो बराबर वालों का साथ होता है, मेरा कहने का मतलब ये है। ठीक है।
तो अब क्या है, ये तो सिर्फ ये बताएगा कि रेखाएं समांतर हैं, ये भी बराबर, ये भी मतलब इनके बीच का गैप खत्म, सब एक 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 दूसरे से चिपक जाएंगे। और ये क्या बताएगा, बराबर नहीं है मतलब दूर दूर रहेंगे। ये रेखा, एक रेखा ये हुआ, एक रेखा ये हुआ, इसमें क्या हुआ, इसमें एक रेखा ये हुआ और एक रेखा इसी के ऊपर दूसरी रेखा हुआ, मतलब बराबर होंगे। तो ये क्या हुआ, एक रेखा ये हुई, दूसरी रेखा ऐसे हुई, मतलब ऐसे जा रही है। तो इसको अभी आप कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे आगे बढ़ाओगे, जाके इधर इसको आगे बढ़ाओगे, यहाँ पर कट जाएगी, यानी कि ये इसको बोलेंगे। देखो शब्दों के साथ आपको खेलना पड़ेगा, शब्द ही परीक्षा हॉल में बदल देते हैं और बच्चा उसमें कंफ्यूज हो जाता है। अब लिख दिया असमांतर, अब असमांतर कौन है भाई, ये देखो ये असमांतर है। अब असमांतर है तुरंत समझ जाओ, एक पॉइंट पे कट करेगा, एक पॉइंट पे कट करेगा तो मतलब उसका एक सोल्यूशन होगा, एक सोल्यूशन होगा तो अद्वितीय होगा। सिंपल समझ जाओ तुरंत। तीनों बराबर हैं, मतलब चिपके हुए हैं, संपाती हैं, तीनों बराबर है। इवन बटा A2 बराबर B1 बटा B2, और बराबर नहीं है C1 बटा C2, मतलब कि दूरी है बीच में, यही ये जो कांस्टेंट टर्म है ना, ये दूरी बताता है। ठीक है, ये जो अलग अलग है ये दूरी बता रहा है। तो समांतर है, कहीं टच ही नहीं किया, कहीं टच नहीं करेगा तो हल ही नहीं हो सकता है, कोई हल नहीं है। इसी को क्या बोलता है, कोई हल नहीं है, तो क्या बोलता है, असंगत बोल देता है। क्या बोलते हैं सर, इसका मैं इधर लिख देता हूँ, क्या बोलते हैं ये, असंगत बोल देता है। और इसका देखो अपरिमित रूप से अनेक हल है, ये क्या होगा, ये भी संगत होगा और ये भी, दोनों क्या होगा, ये संगत होगा। जिसका हल है वो संगत है ना। अंग्रेजी में कुछ लोग अंग्रेजी जानना चाह रहे होंगे, कंसिस्टेंट, साहब तुम्हारी किताब में लिखा है, लेकिन मैं यहाँ इसलिए बोल देता हूँ ना, क्योंकि भूल जाओगे या सोचोगे कि उतना जरूरी नहीं है। ये देखो, इनमें इसमें से मैंने बढ़िया लिखा ही नहीं, अभी देखो अच्छा लिख देता हूँ। इन CONSISTENT, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, असंगत, समझ गए। तो बस यही करना, इतना अगर जिसने एक क्लास में नोट्स बना के याद कर लिया, रट लिया, मैं बता रहा हूँ गारंटी है कि उसको ये चैप्टर को समझने से कोई रोक ही नहीं सकता है, और कुछ भी बाकी नहीं करना है इसके अलावा। यही क्लास खत्म करते हैं, बाकी सारे क्लास नेक्स्ट टाइम।